हेलो माय डियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, विटामिन डी जो है वो कैसा विटामिन है, वाटर सोलुबल है या फैट सोलुबल? जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में देखे थे, जो विटामिन डी है वो कैसा हमारा है, फैट सोलुबल विटामिन है। ठीक है, अब जो विटामिन डी है इसका जो प्रीकर्सर है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में बताए थे कि कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका प्रीकर्सर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। किसका? विटामिन डी का। अब ये जो विटामिन डी है, ठीक है, ये कलेक्टिवली नेम है। किसका कलेक्टिवली नेम है? एक मिनट, ये कलेक्टिवली नेम है। किसका कलेक्टिवली नेम है? एंटी रिकेटिक सब्सटेंस। जो भी एंटी रिकेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसका कलेक्टिवली नेम है विटामिन डी। अब एंटी रिकेटिक सब्सटेंस क्या है? D3, D2। विटामिन D2, D3 जो है ये एंटी रिकेटिक सब्सटेंस है। इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं विटामिन डी। आ गई थी बात समझ में? विटामिन D2 अलग है, विटामिन D3 अलग है, बट जो विटामिन डी है ये कलेक्टिवली नाम दिया गया है किसके लिए? एंटी रिकेटिक सब्सटेंस के लिए। जो कि जैसे कि हम जानते हैं विटामिन डी के कमी से, इसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? रिकेट होता है। ठीक है, तो जो एंटी करे रिकेट को, जो रिकेट को ठीक करे, उसके लिए हम कलेक्टिवली नाम दिए हैं विटामिन डी। इतनी बातें आ गई समझ में? अब ये जो विटामिन डी है ये सिंथेसाइज होता है कहाँ पे? हमारे बॉडी में। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? हमारे बॉडी में एंड इन फूड, और ये हमें फूड से भी प्राप्त होता है। अब जैसे कि D3 है, अब इसका और क्या नाम है? कोलीकैल्सीफेरॉल। D3 को और क्या बोलते हैं? कोलीकैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब ये सिंथेसाइज कहाँ होता है? अंडर स्किन। कहाँ सिंथेसाइज होता है? अंडर स्किन। जब यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट बी लाइट जब पड़ता है हमारे स्किन पर, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन करके और फर्दर बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। और इसके बाद हमें D3 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है D2। D2 को क्या बोलते हैं हम? कैल्सीफेरॉल। और क्या बोलते हैं इसको? एर्गोकैल्सीफेरॉल। एर्गोकैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल। किसको बोलते हैं? D2 को। अब ये D2 किस में मिलता है? इरेडिएटेड फूड में। इरेडिएटेड फूड मतलब जिसको रेडिएशन दिया गया है फूड, जैसे कि बटर हो गया, मिल्क हो गया, ईस्ट हो गया, उसको रेडिएशन दिया जाता है। और वहां से रेडिएशन लेने के बाद फिर वहां पे जो भी रहता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हमारा D2 में। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली विटामिन, जो ये विटामिन डी है, ये एकलौता ऐसा विटामिन है जो कंसिडर्ड एज हार्मोन। विटामिन डी एकलौता ऐसा विटामिन है जिसको हम कंसीडर करते हैं किसकी तरह? हार्मोन की तरह। किसकी तरह? हार्मोन की तरह। अब क्यों करते हैं इसको हम हार्मोन की तरह कंसीडर? क्योंकि ये सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में। क्यों करते हैं इसको? क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। दूसरा क्यों करते हैं इसको? ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में। और क्यों इसको कंसीडर करते हैं हार्मोन की तरह? एक्ट ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। यह स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और फिर यह अपना एक्शन शो करता है। ये 3 पॉइंट हैं, इसी के कारण से हम इसे हार्मोन में कंसीडर करते हैं। हार्मोन की कैटेगरी में इसको हम कंसीडर करते हैं और एक्ट एज ए हार्मोन। कौन? विटामिन डी। ठीक है, अब सिंथेसिस इसका देखेंगे कैसे ये सिंथेसाइज होता है। तो हमारे बॉडी में जब यूवी लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट लाइट, जब कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। क्या बनाता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और कहां पे बनाता है? इन स्किन। स्किन में बनाता है। इतनी बात है समझ में? ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जो 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, एक लीवर एंजाइम है। अब ये क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है कैल्सीफेरॉल में, जिसको हम बोलते हैं विटामिन D2। अब जब कैल्सीफेरॉल में मॉडिफिकेशन करता है तो क्या मॉडिफाइड करता है कि ये 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन करता है कैल्सीफेरॉल में। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? और यही एंजाइम कोलीकैल्सीफेरॉल में विटामिन D3 में क्या मॉडिफिकेशन करता है? इसको कन्वर्ट करता है
कैल्सीफेडायोल में, कैल्सीफेडायोल में, ठीक है। और इसमें भी सेम काम करता है, 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन कर देता है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कैल्सीफेडायोल है और 25th हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल जो है ये आगे बढ़ता है और किडनी में, किडनी के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये फर्दर चेंज होता है किसमें, कैल्सीट्रायोल में। किसमें चेंज होता है, कैल्सीट्रायोल में। किसमें चेंज होता है, कैल्सीट्रायोल में। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब ये चेंज कहां पे हुआ है, किडनी के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये क्या है, कैल्सीट्रायोल जो है वो एक्टिव फॉर्म है। किसका एक्टिव फॉर्म है, तो कोई आपसे पूछे कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है विटामिन डी का, तो आप क्या बताइएगा, कैल्सीट्रायोल। क्या बताइएगा, कैल्सीट्रायोल जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, ठीक है। अब यहाँ पे जो बना था कैल्सीफेरॉल से, विटामिन D2 से 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, अब ये फर्दर चेंज होता है किडनी के माइटोकॉन्ड्रिया में 125 डाईहाइड्रोक्सी D2। इतनी बात आई समझ में। तो ये दोनों जो हमारा जो है वो एक्टिव फॉर्म है, और ये दोनों में सबसे ज्यादा जो एक्टिव फॉर्म है वो है कैल्सीट्रायोल। कौन सा है, कैल्सीट्रायोल, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन डी मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड इन बाइल। जो विटामिन डी का मेटाबोलाइट होता है, जैसे कि ये लीवर में मेटाबोलाइट होगा, तो जो भी ब्रेकडाउन होगा इसका वो कहां पे जाएगा, वो बाइल के थ्रू हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा। पहले बाइल में जाएगा, फिर बाइल से इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन में आकर के और फिर फीकस से होते हुए बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाएगा हमारे बॉडी से बाहर बाइल के थ्रू, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। जो एक्टिव फॉर्म जो है कौन सा है, कैल्सीट्रायोल है, ठीक है। तो कैल्सीट्रायोल जो है इनहेंस करता है एब्जॉर्प्शन को ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है कौन, कैल्सीट्रायोल। कौन करता है, कैल्सीट्रायोल। और कहां से करता है, फ्रॉम इंटेस्टाइन। जाहिर सी बात है एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, इंटेस्टाइन में होगा। तो इंटेस्टाइन में इनहेंस करता है, मदद करता है, इंक्रीज कराता है किसके एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम के और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को। इतनी बात आई समझ में। और ये क्या करता है, ऑल्सो इनहेंस रीएब्जॉर्प्शन। डोंट कंफ्यूज हियर, it also enhance reabsorption of calcium and phosphate from bone। इंटेस्टाइन से कैल्शियम को और फॉस्फेट को ये एब्जॉर्प्शन कराने में इनहेंस कर रहा है, इनहेंस करा रहा है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कराने में, किसको, कैल्शियम को और फॉस्फेट को। लेकिन ये और क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन में भी ये इनहेंस कर रहा है। एक तो हो गया जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गया। अब यहां से ये ब्लड में आया, कहां आया, ये ब्लड में आया। और ये दूसरा क्या काम कर रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। अब ये बोन हो गया, ये हमारा बोन हो गया, बोन। तो अब इसमें से भी ये रीअब्जॉर्ब करा रहा है। इंटेस्टाइन से जब गया होगा ब्लड में, और ब्लड से फिर मिनरलाइज हुआ होगा बोन में, और फिर ये क्या करा रहा है, बोन से भी ये रीअब्जॉर्ब करा रहा है। तो पहले क्या बताया हम, कैल्सीट्रायोल जो है वो इनहेंस करता है एब्जॉर्प्शन को, कहां से, इंटेस्टाइन से। किसके एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम के और फॉस्फेट के। दूसरी बात क्या बताया हम, इट ऑल्सो इनहेंस, और क्या इनहेंस करता है, रीअब्जॉर्प्शन को, कहां से, बोन से। कहां से, बोन से। और किसको, कैल्शियम को और फॉस्फेट को। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट ऑल्सो इनहेंस, और क्या ये इनहेंस करता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं, वो फिर से दोबारा फिल्टर होते हैं और फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे किडनी में। तो यहाँ पे जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, इसको भी ये इनहेंस करता है, कौन, कैल्सीट्रायोल। और किसके रीअब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है, कैल्शियम के और फॉस्फेट के। और कहां पे करता है, किडनी में करता है। कहां पे करता है, किडनी में करता है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी देखते हैं।
किसकी डिफिशियंसी? विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ऑस्टियोमेलेसिया मतलब सॉफ्ट बोन। कैसा होता है? सॉफ्ट बोन। कब होता है ये? जब बोन जो है प्रॉपरली मिनरलाइज नहीं होता है, जो भी कैल्शियम है, फॉस्फेट है, उसका डिपोजिशन बोन में अच्छे से नहीं होता है, उस टाइम पर क्या हो जाता है? सॉफ्ट बोन हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या होता है इसके डिफिशियंसी से? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब, पोर मतलब क्या होता है? छिद्र। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन। अब ये बोन हो गया हमारा, जैसे कि ये बोन है, ये बोन है हमारा। अब यहाँ पे मिनरल है, मिनरल पड़ा हुआ है, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब। ठीक है, अब यहाँ से मिनरल ये निकल रहा है, यहाँ से ये मिनरल बाहर आ गया, ये निकल गया, यहाँ से आ गया, तो ये पोर बन रहा है। यहाँ से ये मिनरल बाहर आ गया, बोन से बाहर आ गया, तो ऐसे पोर बन रहा है, तो ऐसे पोर बन जाएगा, पोर बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम बोन। ठीक है, टॉक्सिसिटी इसका देखते हैं। टॉक्सिसिटी जब होता है, और टॉक्सिसिटी होता क्यों है? ड्यू टू क्रोनिक इंजेक्शन, मतलब लंबे टाइम से हम अननेसेसरली लंबे टाइम से, ठीक है, जाने अनजाने में अगर हम विटामिन डी का लार्ज डोज ले रहे हैं, लार्ज डोज, ऐसा नहीं होता है कभी कभी कि डॉक्टर बोला नहीं है कि विटामिन डी का कमी है, और हम खुद से गए मेडिकल स्टोर पे और बोले भैया दे दीजिए विटामिन डी, और लेकर कर खाने लगे। ना डोज का पता है, ना बीमारी का पता है, कुछ नहीं पता है, बस लेके खाए जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है? क्रोनिक इंजेक्शन के बाद लार्ज डोज में किसके? विटामिन डी के क्या होता है? हाइपर विटामिनोसिस डी। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर विटामिनोसिस डी बोलते हैं। इतनी बात आएगी समझ? ये टॉक्सिसिटी होता है। ठीक है, अब यूज देखते हैं, इसका यूजेस क्या है। एक तो यूज यही हो गया कि विटामिन डी के डिफिशियंसी में ये यूज होता है। पहला यूज तो यही हो गया कि विटामिन डी के डिफिशियंसी में यूज होता है। ठीक है, दूसरा यूज है रिकेट में। दूसरा यूज है रिकेट में। अब रिकेट भी होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं: विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट, और रीनल रिकेट। ठीक है, तो रिकेट में ये यूज होता है। और क्या, कहाँ यूज होता है ये? फानकोनी सिंड्रोम में। फानकोनी सिंड्रोम में क्या होता है? फॉस्फेट का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये फानकोनी सिंड्रोम में भी यूज होता है। कौन? विटामिन डी। नेक्स्ट कहाँ यूज होता है? पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। आफ्टर मेनोपॉज वुमेन्स में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण क्या होता है कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। इस केस में भी हमें विटामिन डी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, थैंक यू।